प्रिय मित्रों, एक पाठक ने एक प्रश्न पूछा है। काफ़ी लंबा प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा एक सर्विस नौकरी जिसे कहते हैं हम लोग कि उन्हें उनकी आयु लगभग 30 वर्ष हो चुकी है। एक तरफ नौकरी लेने के लिए वो प्रयासरत हैं, दूसरी तरफ परिवार का और समय की पुकार है कि वो शादी करके अपना घर भी बसाएं। अब ये दोनों एक अलग अलग समस्याएं हैं लेकिन एक साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों परिस्थितियां एक दूसरे की पूरक है, या हम ये कहें इसको एक ही परिस्थिति से जोड़ा जा सकता है। हम सबको कुछ ना कुछ व्यवस्था तो अपना जो जीवन है उसको बिताने के लिए, सेटिस्फैक्टरी रूप में बिताने के लिए कुछ ना कुछ तो अर्थ का प्रबंध हमको करना ही पड़ता है। उसके बिना हमें कोई तरीका नज़र नहीं आता। जो डे टू डे आपकी आवश्यकताएं हैं, खाने पीने की, कपड़े की, वो सब पूरी करना हमारा अपना फ़र्ज होता है। हर व्यक्ति का अपना फ़र्ज है, अपने प्रति भी और अपने परिवार के प्रति भी और अपने न्यूक्लियर फैमिली के लिए भी। अब उसके कई साधन अवेलेबल हैं। कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे नौकरी नहीं मिली या हमने नौकरी नहीं की तो जैसे हमारा जीवन चल ही नहीं पाएगा। और जो नौकरी लग जाती है जिनकी, वो आसमान से इस तरह से लटके रहते हैं नौकरी को पकड़ के कि उनको लगता है कि ये हाथ से छूट गई तो फिर सीधा नीचे पाताल है। आत्मा इतनी कुंठित हो जाती है कि वे उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाती। मैं इतने अधिकार से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पूरे परिवार में, मैटरनल साइड में और मेरी पैटर्नल साइड में, यानी माता और पिता दोनों की साइड में, नौकरी करने वाला एकमात्र मैं ही व्यक्ति हूँ। एकमात्र गजेटेड ऑफिसर मैं हूँ। हम 5 भाई 2 बहनें हैं। मेरे चारों भाइयों ने कोई नौकरी नहीं की, कभी कोई नौकरी नहीं की। मेरे पिताजी ने भी कोई नौकरी नहीं की, मेरे ग्रैंडफादर ने भी कोई नौकरी नहीं की। खैर, ग्रैंडफादर के पास तो बहुत ज़मीन थी, जायदाद थी, बॉर्डर पे थे, पाकिस्तान बन गया तो फिर इधर आ गए। कुछ समय के लिए मेरे फादर साहब ने नौकरी की, बाद में छोड़ के उन्होंने भी अपना ही काम किया। मेरे चारों भाई भी अपना ही काम करते रहे और सभी मेरे से फाइनेंशियली स्ट्रांग है। मेरे ननियाल साइड में भी जो थे सभी 2 को छोड़ के 2 मेरे मामा के बेटे भाई थे। एक पुलिस में थे, एक दूसरी सरकारी नौकरी में थे। और सारे परिवार में सबसे गरीब हम तीन ही लोग हैं जो सब नौकरी कर रहे थे। आर्थिक व्यवस्था से आज हम जब देखते हैं तो सबसे अगर कमज़ोर कोई है तो मैं ही हूँ। बाकी सब बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और सब ने नौकरी के सिवाय कोई दूसरे काम किए। लाइफ में खाली नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक्चुअली पहले तो नौकरी हुआ ही नहीं करती थी। नौकरी तो 150-200 साल पहले आई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ पैर जमा लिए और उनका काम संभालने के लिए उनको कुछ नौकरों की ज़रूरत थी, कुछ लोगों की ज़रूरत थी। तब उन लोगों ने कॉलेज में पढ़ा के, स्कूल में थोड़ा पढ़ा लिखा के उनको और अपने मातहत रखा अपनी सारी व्यवस्था को चलाने के लिए। और उसके बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने हमें ले लिया, यानी कि जब ब्रिटिश राज आ गया,
1858 में, तो उसके बाद उन लोग को चलाने के लिए चाहिए थी, तो ये जितनी भी नौकरी की प्रथाएं, ग्रेड व्रेड जो सब चले हैं, ये सब ब्रिटिश टाइम से ही चले। और उन्होंने रिप्लाई क्या किया, अपने यहाँ का जैसा उनका सिस्टम था वैसा ही किया, कुछ अंतर के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसे वैसे लोग आए। तो उन्होंने एक सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट की। ब्रिटेन में अब सिलेक्शन होगा, लेकिन पहले सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होती थी। रिकमेंडेशंस, 2 लोगों की रिकमेंडेशन दे दी, आपको सर्विस मिल गई। जो आज भी अवशेष है कि किसी भी नौकरी का फॉर्म भरते हो तो दो लोगों के रिकमेंडेशन साथ में लगाने पड़ते हैं या उनके नाम लिखने पड़ते हैं। तो ये 1858 के बाद में ये नौकरी का सिस्टम शुरू हुआ हमारे यहाँ। उससे पहले तो सभी लोग अपने स्वतंत्र रूप से जो भी कार्य करना है वो करते थे। मुख्य रूप से 2 ही हमारे यहाँ काम थे, 3 काम थे। एक तो खेती का काम था, दूसरा व्यापार का काम था, तीसरा देश से बाहर का व्यापार का, विदेश में व्यापार का। और तीनों कामों में कोई ना कोई काम लोग अपना चुन लेते थे। उसके अलावा और भी थे, स्कूलिंग थी, स्कूल्स थे, तो कोई स्कूल में चला जाता था, मंदिरों में काम होता था, सब तरह के इस तरह के काम थे जो लोग करते थे प्रभावी रूप से। लेकिन ये जो आज की नौकरी की व्यवस्था है, यह इस प्रकार की व्यवस्था कभी हमारे यहाँ नहीं रही, दुनिया में भी नहीं रही। अब ये जब नया सिस्टम आया तो इसमें कुछ लोग जो प्रिविलेज्ड लोग थे उनकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल लगने लगी उनको। मुझे नहीं लगता कोई लाइफ उनकी कंफर्टेबल थी। कोल्हू के बैल की तरह 25, 30, 35 साल तक एक ही सिस्टम में आप चलते रहे और वहीं से आप रिटायर हो गए। तो पहले तो पेंशन भी नहीं होती थी, पेंशन तो बहुत बाद में शुरू हुई। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो ब्रिटेन वगैरह में पेंशन का सिस्टम आया, तो यहाँ भी उन्होंने लागू कर दिया। और सिस्टम जो CPF, GPF वगैरह के आए वो सारे ब्रिटिश लाए यहाँ पे। तो एक अच्छा डिपेंडेबल साधन हो गया नौकरी जो है वो ब्रिटिश टाइम में एक काम चलाने के लिए, जिससे लोग ईर्ष्या करने लगे। और अब स्वतंत्र भारत में हर आदमी की ये इच्छा रहती है कि भाई मुझे नौकरी मिल जाए। नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, वो तो सीमित है। सीमित से ज़्यादा जो मुझे नौकरी में, जो मैं अपने स्वयं के अनुभव में कहता हूँ कि आपकी सोचने की जो असीम शक्ति है वो संकुचित होकर एक दायरे में इतनी ज़्यादा सीमित हो जाती है कि आपका सारा साहस, आपकी सोचने की शक्ति, आपका प्रभाव, आपकी हर चीज़ वो नौकरी के दायरे में सिमट के रह जाती है। बाहर की दुनिया से आप एकदम से कट जाते हैं। ज़्यादा ज़्यादा आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, सरकारी मकान मिल जाएगा और उस मकान की मेंटेनेंस जो है वो गवर्नमेंट करेगी, सरकार ही करेगी। जिस संस्था में आप कर रहे हैं वो संस्था करेगी। तो आपकी बला टल जाती है, वो आपको और आलसी, सुस्त और पावर ऑफ इमेजिनेशन को और संकुचित कर देती है। और फाइनली जब आप 60 साल की उम्र या 62 साल की उम्र में बाहर आते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही कम रिसोर्सेज वाला व्यक्ति पाते हैं। तब आप सोचते हैं, अपने लोगों को, दूसरों को देखते हैं कि वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। कुछ पीछे भी छूटते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी करने का या ढूंढने का मतलब है आपने अपनी सारी शक्तियों को सिमट कर एक छोटी सी व्यवस्था तक सीमित कर लिया है, जिसका आगे बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं है। क्या हो गया, आप क्लर्क से हेड क्लर्क बन गए, अंडर सेक्रेटरी बन गए, डिप्टी सेक्रेटरी बन गए, जॉइंट सेक्रेटरी बन गए, क्या रखा उसमें? सैलरी तो आपकी लगभग वही रहनी है और जैसे थोड़ी बहुत जो बढ़ेगी उसकी इतनी आपकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी, व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। यानी कि आपने आपके अचीवमेंट की सीमा बांध ली। आपने अपने अचीव करने की और आपके अंदर जो भी हुनर है, जो भी पावर ऑफ इमेजिनेशन और थिंकिंग है, उसको आपने एक दायरे में बांध करके उसका गला घूंट दिया। अब न आपको घाटे का कोई प्रश्न है, न ही फायदे का प्रश्न है।
हर महीने आपको एक सीमित तनख्वाह मिलनी है, आपके बैंक से अपने आपके अकाउंट में अपने आप आ जानी है, उसको खर्च करना है। बस इतना सा आधार अपनी सारी जिंदगी का हो जाता है। अब जब कुछ लोग अपने समर्थ साथियों से कंपेयर करते हैं जो बिजनेस में चले गए या और कुछ उन्होंने काम किया, इनोवेशन किया, कोई स्टार्टअप किया और वो सक्सेसफुल हो गए, अब आप उनकी बराबरी करने के लिए करप्ट हो जाते हैं, आप इधर उधर से पैसा लाना चाहते हैं, तो वो उनको करप्ट कर देता है और फिर सारी बीमारियां, एक कंपटीशन शुरू होता है, सूडो कंपटीशन, अपने आगे नाम लगाने का। जैसे टीचिंग में मैं रहा हूँ तो भाई लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, एसोसिएट बनो, फिर एडिशनल बनो, फिर प्रोफेसर बनो, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए कोशिश करते रहो और उसमें आप जितने भी रिसोर्सेज आपके होते हैं सब उसमें आप लगा देते हो इस तरह से कि जैसे पता नहीं क्या आपको कुछ मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलना भाई, ये आप एक मैट रेस में चल रहे हो, रैट रेस में चल रहे हो, जो सीधा आपको एक ट्रैप में फंसा देती है। वो दाने के पीछे भागता है चूहा और जाके ट्रैप में फंस जाता है। तो उसी तरह से नौकरी का रास्ता तो एक ट्रैप में फंसने जैसा है। और बहुत से रास्ते हैं, अनगिनत रास्ते हैं। आप में विदा है, कोई व्यक्ति विदा के इस दुनिया में नहीं आता। हम में से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया है, अरे ऊपर वाले की कृपा से आए हैं, बने हैं, उसकी इच्छा से बने हैं। तो उसने हमें अपने जीवन यापन करने के लिए अपने गुण दे करके भेजा है। हर प्राणी को भेजा है, हमें भी भेजा है। हम में भी वो शब्द संपदाएं हैं जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं बिना किसी सहारे के। नौकरी तो सहारे वाली बात है ना। तो बहुत तरीके हैं, तरह तरह के बिजनेस हैं, तरह तरह के इन्वेस्टमेंट। आज तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि दुनिया भर, पूरी दुनिया आज हमारी तरफ आंखें लगाए बैठी है। और इस भारत को ऊपर वही ले जाएंगे जो अत्यधिक कल्पनाशील होंगे, विचार स्वतंत्र के कारण जो नए नए स्टार्टअप, जिनको आजकल कहते हैं, एक नया नाम दिया है, वो शुरू कर पाएंगे और वो सफल होंगे। आप एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, तीसरी चौथी बार तो सफल हो ही जाएंगे। कौन ऐसे व्यक्ति हैं नौकरी करने वाला करते करते बहुत बड़ा आदमी बन गया? कोई नहीं बना, कोई नहीं बनता। तो इसलिए आप अपने विचारों को कल्पनाशील होकर के उनको उड़ान दो और अपना रास्ता खुद ढूंढो। आप में ताकत है, छिपी हुई सब ताकत है आप में। बस आप अपने मानसिकता को कष्ट नहीं दे रहे एक तो, और दूसरा अकेला स्वयं खड़े होकर के कुछ करने की और कुछ और लोगों को अपने साथ देकर के एम्प्लॉयमेंट देने की जो क्षमता है उसको भूल बैठे। वो विस्मृत हो चुका है। आपने अपने चारों तरफ देख करके और अपने आप को ऐसा ही मान लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय नौकरी के, और नौकरी मिलेगी तभी जिंदगी है, नहीं तो नहीं। और नौकरी भी बहुत सरकारी। तो ये जो एक मानसिक दास्ता हम में क्रिएट हो गई है, सबसे पहले तो आप सबको उससे बाहर आना पड़ेगा जो अभी नौकरी जैसी कंडीशन में नहीं घुसे हैं। जो घुस गए ठीक है, वहाँ भी अच्छी तरह से काम करो, एक्सपीरियंस लो, कुछ भी लो, करो, ठीक है, वो तो है, मेरे को मिल गया और उसका स्वभाव वैसा है तो ठीक है, इसको कोई बात नहीं है। जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है वह अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढे। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, संभावनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। भारत में खास करके अभी, अमेरिका में कोई प्रश्न पूछता है तो समझ में आ सकता है, क्योंकि वहाँ संभावनाओं की कमी होती जा रही है। पर हम तो अभी संभावनाओं को एक्सप्लोर करने में एंटर हुए हैं और इनका कोई अंत नहीं है, यहाँ पे अंतहीन है। सिर्फ कहीं लिमिटेशन होती है तो हमारी अपनी होती है, स्वयं की होती है।
उस बंधन से मुक्त हो जाए। एक बात तो ये करें, कोशिश करिए, अगर आपको पसंद है, ज़्यादा अच्छा है, आपको ये लोग अपने रिश्तेदारों से और से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि नहीं नौकरी करनी है हमको, नौकरी अच्छी है, तो ठीक है, उसके लिए प्रयास करिए। अगर कोई नहीं मिलती है तो कोई आसमान नहीं टूट गया है, कोई ये सिद्ध नहीं हो गया कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के अपने आप को निकम्मा समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल गलत है। रादर कोई बड़ी संभावना आपके लिए इंतजार कर रही है, आप उस तरफ कदम बढ़ा नहीं रहे हैं और वो आपको निरंतर धोखा देके निकल जाती है और आप उस प्रेरणा को भूल जाते हैं कि ये इशारा है कि मैं कुछ और बाईं तरफ भी देखूं, दाईं तरफ भी देखूं, ऊपर नीचे सब तरह देखूं, संभावनाओं को एक्सप्लोर करो। ठीक है, कभी हार कभी जीत जीवन में चलती रहती है, तो पहले तो इस तरफ प्रयास करें। अब हम दूसरे इश्यू पे आते हैं, मैरिज का, क्योंकि वो भी इसके साथ ही है। दोनों की आवश्यकता लगभग एक ही समय पे होती है और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। शादी कर लेंगे तो आपको पैसा चाहिएगा, अपनी फैमिली चलानी पड़ेगी, तो पहले कौन सा संसाधन करें, कौन सी क्रिया साथ में करें, दोनों एक ही उम्र के साथ में करीब करीब अपॉर्चुनिटी आती है दोनों की, तो कौन सी पहले या बाद में, यह आपकी पारिवारिक स्थिति पे डिपेंड करेगा। अगर आपका परिवार सक्षम है, कुछ समय आपको अगर कुछ नहीं मिलता है तो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, समय हो गया है तो शादी कर लेनी चाहिए। माता पिता के कहने से उनको बता कर रखें कि मैं प्रयास करूँगा, कुछ और करूँगा, लेकिन जब तक मेरा कुछ नहीं होता तब तक आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और ऐसी अगर स्थिति है तो कोई नुकसान नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है कि नहीं तो डिले कर दीजिए 1-2 साल, पहले आप अपने काम की व्यवस्था कर लीजिए, खाने पीने का बंदोबस्त कर लीजिएगा और फिर मैरिज कर लें। तो ये सारे निर्णय आपको स्वयं को या अपने परिवार या अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके और फिर करने चाहिए। अक्सर हमारे परिवारों में ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ इतने खुलकर के बात नहीं करते। हम लोग बहुत एक दूसरे का सम्मान और सम्मान के कारण हम शर्म करते हैं, तो इसलिए ये बातें ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते। और स्वयं भी क्योंकि पूरी परिस्थिति को समझते नहीं हैं हम, तो स्वयं निर्णय लेने में कभी कभी अपने आप को हम सक्षम नहीं पाते, तो आप किसी की मदद लेनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आपको लगती है कि आप निर्णय लेने में असमर्थ हैं और पारिवारिक प्रेशर है कि आप शादी करिए, तो फिर आपको किसी से, परिवार के सदस्य से या किसी और से, अपने पारिवारिक मित्र से या आपके अपने व्यक्तिगत मित्र से या परिवार के किसी सदस्य से इस बात को चर्चा जरूर करनी चाहिए और उसके बाद एक अप्रोप्रिएट निर्णय लेना चाहिए कि मैं आज कर लूँ या 2 साल बाद। पर एक लगभग जिस समय में जवान है व्यक्ति, उसी वक्त उसको शादी कर लेना ठीक रहता है, क्योंकि परिवार में ये चीज़ें बाद में जब आप 50-60 साल के हो जाएंगे, 70 साल के होंगे, तो चीज़ बड़ी मैटर करती हैं। तब आप देखेंगे कि भाई आपने जल्दी शादी की, जल्दी बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए, सब हो गए, और तो सही समय पे आप उनको सेटल होते हुए देख सकते हो और संतुष्टि, आपको एक मन की संतुष्टि मिलती है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं इसमें क्या रखा है, वो अपने आप करेंगे, सेटल करेंगे, हम तो उनके लिए परिस्थितियाँ अरेंज कर देंगे, पढ़ा लिखा देंगे। वो भी अपना नज़रिया है देखने का। और ये तरह तरह से सोचने की जो एक स्वातंत्र है व्यक्ति को, वो उनकी अपनी परिस्थितियों पर है। तो उन परिस्थितियों का आंकलन आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। और आपका कोई अगर कोई पारिवारिक ऐसा सदस्य है जिसको आप सोचते हैं कि आपका शुभचिंतक है, सही गाइडेंस करा गया, तो गाइडेंस लेने में कोई नुकसान नहीं होता। अब तीसरी बात पे आते हैं, तीसरे बिंदु पे आते हैं कि शादी किससे की जाए। देखिए, हम कई समाज के कई भागों में बटे हुए हैं और कई आस्थाओं को फॉलो करते हैं। 19वीं शताब्दी तक इस्लाम को छोड़ करके, क्योंकि इस्लाम में कभी भी शादी कोई संस्कार नहीं रहा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट रहा और मल्टीपल मैरिजेस का उनमें रिवाज रहा, चाहे जो कुछ भी था। लेकिन बाकी हिंदू समाज, बुद्ध समाज
और क्रिश्चियनिटी, तीनों में 19वीं शताब्दी से पहले मैरिज जो है वो एक संस्कार था। हिंदुओं में तो एक बहुत बड़ा संस्कार था, लेकिन क्रिश्चियंस में भी, बौद्धों में भी एक बहुत बड़ा संस्कार है, लाइफ वर्क का है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी एक संस्कार था, ज्यूज में भी यही संस्कार था। जैसे मैंने कहा, एक इस्लाम को छोड़ के जहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट था, ये कहीं भी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। 19th सेंचुरी में क्रिश्चियंस में भी डाइवर्स उतना ही मुश्किल था जितना हिंदुस्तान में 1956 तक था, शारदा एक्ट तक था, इनसेपरेबल था। जो कसम खाई जाती थी शादी के टाइम में ब्रिटिश लोगों में और अंग्रेजों में, वो यही खाई जाती थी, मृत्यु पर्यंत हम और तुम साथ रहेंगे। मतलब मृत्यु आने तक, टिल डेथ डू यू पार्ट, ये कहा जाता था, टिल डेथ डू यू पार्ट, कि हम अगर अलग होंगे तो मृत्यु से होंगे, मृत्यु से पहले हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। यह क्रिश्चियंस का विश्वास था। अब के क्रिश्चियंस का नहीं कह रहा मैं, अब के यूरोप की बात नहीं कर रहा मैं 19th सेंचुरी के यूरोप की बात कर रहा हूँ। वहाँ डाइवोर्स हमसे भी ज़्यादा मुश्किल था, और वर्जिनिटी का रिक्वायरमेंट बिल्कुल माना जाता था कि वुमेन को वर्जिन रहना ही रहना है शादी तक। और उसके लिए वर्ड जो वर्जिनिटी के लिए यूज़ किया जाता था, चेस्टिटी, और चेस्टिटी वर्ड आया है चेस्ट से। कुछ दकियानूसी लोग उस समय में बच्चियों को चेस्ट पहना देते थे, पेल्विक रीजन पे, जहाँ प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे, और उसकी की फादर के पास रहती थी, और शादी से पहले ही उसको रिलीज किया जाता था। वहीं से वर्ड बना चेस्टिटी। तो एक्चुअल वर्ड जो है वर्जिनिटी के लिए वो चेस्टिटी है वहाँ पे। तो वो इतने ज़्यादा इससे मीन्स इसको मानते थे। ये 19th सेंचुरी के बाद में, खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जो एक वैल्यू सिस्टम का ह्रास हुआ, या वो बदला मैं कहूँगा, चेंज हुआ, तो उसमें सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन लकीली आज हमारे समाज में वो बचा रहा, क्योंकि उस युद्ध में हमने पार्ट तो लिया, लेकिन जो अंग्रेजों को रिप्रेजेंटेटिव और अंग्रेजों की तरफ से लड़े, हम जहाँ भी गए, पूरी दुनिया में गए, पर उनकी तरफ से, इसलिए वो उस युद्ध की प्रोसेस का हम पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सर्टेनली आज यूरोपियन समाज के सामने एक समस्या है शादी की, क्योंकि उन्होंने शादी की उस जो टिल डेथ यू पार्ट वाली चीज़ को छोड़ दिया, और उसको भी उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह लिया, और कॉन्ट्रैक्ट फिर वो इतना ज़्यादा डिग्रेड होता गया कि आज वो करीब नॉन एग्जिस्टेंस सा लगता है। लेकिन हमारे समाज अब भी है, हम तो इसको मानते हैं। इसलिए जहाँ देखभाल करने की ज़रूरत है, तो भाई लड़की की पहले आपको देखभाल कर लेनी चाहिए आज के ज़माने में। पुराने ज़माने की बात अलग है। 19th सेंचुरी में जब ये माना जाता था, कॉमन विश्वास थे, फेथ थे। मैंने कहा ना, जैसे यूरोप में वो चेस्ट पहना देते थे, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते, ध्यान रखते थे। और जैसे ही शादी के लायक बच्ची होती थी, हिंदू समाज में भी ये माना जाता था पुराने टाइम में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हस्बैंड के घर पे जाके होना चाहिए, यानी कि 15-16 साल की उम्र में वो लड़कियों की शादियाँ कर दिया करते थे। वो इसीलिए कि उससे पहले कहीं बच्चा भटक नहीं जाए। आज भटकाव की बहुत संभावना रहती है। और फिर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पहले, जैसे नार्सिज्म है, खास करके इसका तो पता कर ही लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति, उसका व्यक्तिक विकार तो नहीं है, क्योंकि व्यक्तिक विकार के साथ में आप फंस गए तो बहुत मुश्किल है। तो पूछताछ करने में, जांच पड़ताल करने में, या इधर उधर जानने में, या पहले मिलके बात करने में कुछ भी दोष नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा कर लेना चाहिए आदमी को इन्फॉर्म, पता चले, क्योंकि देखो गलत चीज़ का थोड़ा बहुत स्मेल आई जाती है, गंध आई जाती है।
कहीं भी कुछ गंदा पड़ा है तो गंद तो आएगी आएगी, कहीं कुछ गंदगी होगी तो गंद आएगी। तो चीज़ को जैसे कहते हैं ना सूंघ लेना चाहिए, यानी कि उसकी इंक्वायरी पूरी कर लेनी चाहिए। बाकी तो भाग्य है, कोई नहीं जानता, बाकी तो भाग्य है। ये मैं फाइनली कहूँगा कि डेस्टिनी इज़ द अल्टीमेट। आप अपनी डेस्टिनी बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ प्रयास कर सकते हैं कि आपको सही से अपना जीवन साथी मिले। तो उसके लिए इंक्वायर करना या और करना, जैसे बंधु ने ये भी पूछा है कि क्या इंक्वायर करना चाहिए, पता करना चाहिए, निश्चित बिल्कुल करना चाहिए। आज के समाज में खास करके जहाँ पे एक्चुअली इतनी उच्छृंखलता है, इतना स्वातंत्र है, पेरेंट्स के भी आइडिया इतने स्वतंत्र रूप से हैं, तो कहीं भी किसी भी बच्चे के भटकने की या उसमें व्यक्तित्व विकार आने की, खास करके जो लेट मैरिज पेरेंट्स करते हैं उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, क्योंकि उसमें बच्चों को इग्नोर होना बहुत आसान हो जाता है। उससे व्यक्तित्व विकार जो है, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, वो बच्चों में हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो उनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए कि हाँ भाई कोई ऐसी बात तो नहीं है। बाकी तो आपका भाग्य है, कब कहाँ किसको क्या प्रेसिपिटेट होगा हम कुछ नहीं जानते, आप भी कुछ नहीं जानते। हाँ यही है कि अपनी तरफ से हम प्रयास करके और फिर जीवन यापन कर सकते हैं। विश्वास सबसे बड़ी बात यह है कि उस परिवार के साथ में और उस व्यक्ति के साथ में जिसके साथ में आप जुड़ने वाले हैं, आप दोनों में एक दूसरे के प्रति विश्वास है कि नहीं है। सब कुछ चल जाता है, लेकिन इनफिडेलिटी कोई भी व्यक्ति, जानवर भी नहीं कर पाते। टॉयलेट इनफिडेलिटी, एक दूसरे को धोखा जानवर नहीं कर पाते। कुत्तों को देखा होगा आपने, लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को खा जाते हैं। शेर वगैरह कितना भयंकर रूप से जी जान लगा देते हैं अगर कहीं उनका पार्टनर रास्ता बदलता है तो इनफिडेलिटी जो है वो प्राकृतिक रूप में एक्सपेक्टेशन है अपने स्पाउस से, अपने पति या पत्नी से, एक दूसरे से, दोनों को। उसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो अगर आपको जब भी पता चलेगी वो आपको जिंदा जीते जी मार देगी। आप न जीने जैसे हैं न मरने जैसे हैं, अधर में लटक जाएंगे। तो उस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फिर परिवार उनकी पारिवारिक हिस्ट्री लेने से भी आपको नहीं चूकना चाहिए, पता करना चाहिए कैसा परिवार है, मिल के रहते हैं, पता चल जाता है इन सब बातों का। क्योंकि पारिवारिक ट्रेट्स जो होते हैं वो भी बच्चों में आ जाते हैं। तो इस तरह से पहले चीज़ को खंगाल के देखना, इसको कहते हैं, करने में कोई नुकसान नहीं होता। आप पता करें जहाँ भी संभावना है। हाँ 30 साल अप्रोप्रिएट है शादी के लिए, शादी कर ले। नीचे पर आदमी 1-2 साल के लिए टाल सकता है, अगर आप जॉब का ध्यान रखते हुए या अपने आय का या और परिस्थितियाँ होती है, तो परिस्थितियों पे बहुत निर्भर करता है, बहुत निर्भर करता है। मैंने ऐसे मेरे मित्र भी थे जिन्होंने 32-33 साल में शादी की और उससे पहले अपने पूरे परिवार को सेटल किया, अपने छोटे भाइयों को सेटल किया। मेरे साथ ही पढ़ते थे, उनका सारा काम वाम लगवाया किया और उसके बाद में उन्होंने अपनी शादियाँ की। कि ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने छोटे भाइयों की शादियाँ पहले कर दी कि ठीक है चलो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये संभाले, मैं अपने मेरे पास में संसाधन नहीं है तो मैं बाद में कर लूँगा। तो ये सारे एक व्यक्तिगत निर्णय होते हैं जो आप पूरी बात को समझ के समाज को, परिवार को, सबको ध्यान में रखते हुए करते हैं। उसमें एकमात्र आपको भावना ये रखनी है कि अपना स्वार्थ न देखते हुए पारिवारिक सद्भावना का ध्यान दिमाग में रखना है। मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ से आपको पारिवारिक स्वार्थ जो है, जो पारिवारिक संवेदनशीलता है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके अनुरूप आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, जिसके लिए आप किसी भी परिवार के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से, है ना, हर परिवार में 2-4 लोग ऐसे होते ही होते हैं, तो उनसे आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो आपको अच्छी गाइड देंगे। तो वो आपको की सारी परिस्थिति को समझते हैं। मैं तो यहाँ बैठ के किसी की परिस्थिति को नहीं समझ सकता, और हम सबकी व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति एक इंडिविजुअल रूप से वो अलग होती है। किन्हीं 2 व्यक्तियों की परिस्थितियाँ
एक जैसी नहीं होती। जैसे हमारी शक्ल एक नहीं हो सकती, वैसे हमारी परिस्थितियाँ भी एक नहीं हो सकती। तो परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय लेना चाहिए। तो इस तरह से सब चीज़ों का समन्वय कर कर सही समय पर लगभग 30 साल या 30 से 32 तक जो है व्यक्ति को अपना आपको सेटल कर लेना चाहिए। पर यही कहूँगा कि नौकरी से ज़्यादा आप पहले अपनी दूसरी संभावनाएं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को एक्सप्लोर करो। आप चाहे दुकान खोलने की सोचें, या बिजनेस स्टार्ट करने की सोचें, कोई फैसिलिटी स्टार्ट करने की सोचें, या जो भी आपके पढ़ाई लिखाई उससे संबंधित कोई काम है वो करने की सोचें, तो सब चलेगा। हर जॉब इक्वल है, हर काम इक्वल है, हर व्यक्ति इक्वल है। कोई भी काम कम नहीं है किसी दूसरे काम से। एक थिएटर में जो सर्जन करता है, सर्जन जो सर्जरी करता है, और जो उसमें सफाई करता है ऑपरेशन थिएटर में, दोनों का एकदम बढ़िया, सबसे दोनों की एक एक्सपर्टाइज है। दोनों का काम सम्माननीय है, दोनों का काम इम्पोर्टेंट है। अगर वो ठीक से सफाई नहीं करेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, आपका सारा एक्सपर्टाइज जो है, सर्जिकल एक्सपर्टाइज फेल हो जाएगा। तो हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है, रोल है प्ले करने को, उसको पहचानो और उसके तदनुरूप चलो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए जवाब के साथ।